Okay, guys, I need your attention. Let's begin with the nuclear physics AS. सबसे पहले हमारे पास there are two families that we need to discuss. One is the lepton family और एक होता है hadron family. Lepton और hadrons. क्या hadrons का मतलब होता है heavy particles. Heavy particle reside inside the nucleus. Is that clear? और लेप्टॉन्स होते हैं जो कि आउटसाइड द न्यूक्लियस रिसाइड करते हैं. मैंने क्या बोला? हेड्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, हेवी पार्टिकल्स जस्ट लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इनफैक्ट बैरियॉन्स वगैरह भी इसी में ही आते हैं. और लेप्टॉन्स जो है वो हमारे पास जो है लाइटर पार्टिकल्स होते हैं. अब मैंने इसके अंदर ये भी लिखा है कि फंडामेंटल पार्टिकल. अब सबसे बड़ी चीज ये है, ओ लेवल्स में आप पढ़कर आए थे कि यार न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर, मतलब एक तो एटम होता है, एटम को फर्दर तोड़ते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. लेकिन आज की तारीख में हम उससे भी ज्यादा डीपर जाएंगे कि हमें पता चलेगा कि ये जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है ये भी किसी और चीज से बने हुए हैं. और ये ऐसे नाम होंगे कि आप बोलोगे कि यार समथिंग वाज रॉन्ग विद द साइंटिस्ट. ठीक है, विल डिस्कस इट. अच्छा, जरा सबसे पहली चीज है, हेड्रॉन्स जो है उनके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आते हैं, सही है. और लेप्टॉन्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोस भी आते हैं. विल डिस्कस न्यूट्रिनोस वगैरह इन द आगे जाकर, सही है. अब जरा सुनो बेटे, क्या हो गया? काइंडली सेटल डाउन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, दे आर मेड फ्रॉम क्वार्क्स. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वार्क्स से बने हुए हैं ये, सही है. क्वार्क्स जो है दे आर कंसिडर्ड द फंडामेंटल. लेकिन पहले हमारे पास ये होता था कि शुरू में फिजिक्स इतनी ज्यादा डिटेल में गई नहीं थी, तो हमें लगता था कि अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही है और इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन उसके बाद हमें कुछ और पार्टिकल्स भी मिले जो हम लोग कह सकते हैं क्लासिफाई देम एज फंडामेंटल, बट वी डोंट नो फॉर श्योर कि आगे जाके क्या होगा. सही है, आगे जाके क्या होगा. ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जो रिसर्च वर्क है, दिस इज हैपनिंग यूजिंग पार्टिकल एक्सेलरेटर्स सच एज लाइनैक. लाइनैक जो होता है लीनियर एक्सेलरेटर होता है, सिंक्रोट्रॉन भी होता है, साइक्लोट्रॉन भी होता है. ये सारे के सारे पार्टिकल स्मैशर्स होते हैं जिसके अंदर से हमें नई नई चीजें मिलने को मिलती है. इज दैट क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने अभी डिस्कस किया, हेड्रॉन्स, हेवी पार्टिकल्स मेड फ्रॉम, मतलब जिसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करेगा, दोज आर दी हेड्रॉन्स. अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब जरा सुनो, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसकी रेंज बहुत छोटी होती है. इट इज मोस्टली रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. इसका रेडियस का दायरा बहुत कम होता है. लेकिन माइंड यू, दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज फॉर्मिडेबल बिकॉज आप खुद सोचो, प्रोटॉन को एक साथ मिला के रखती है न्यूक्लियस के अंदर. सो यू कैन ओनली अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ फोर्स इसमें जो होगी कितनी ज्यादा होगी. दिस इज प्रोबब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एवर नोन, सही है. दूसरा हमारे पास एक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, वो दैट कंट्रोल्स द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, जो बाहर की चीजें होती है. लेप्टॉन्स पर जो इंटरैक्शन होती है, लेप्टॉन्स पर हमेशा वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगी. इज दैट क्लियर? और अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है, इट इज वेरी वेरी शॉर्ट एंड इज ओनली लिमिटेड टू द न्यूक्लियस इटसेल्फ. बट द वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसकी रेंज आगे तक होती है बिकॉज इट डज कंट्रोल एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस. In fact, it also controls emission of certain particles such as electrons and neutrinos. अभी आपके दिमाग में सबसे बड़ा आ रहा होगा कि न्यूट्रिनोस क्या बकवास है, बाद में पता चलेगा आपको. Is that clear? अब मैं दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. टू फैमिलीज है. नंबर वन लेप्टॉन्स है, दूसरा क्या है? हेड्रॉन्स है. हेड्रॉन्स आपके न्यूक्लियस में मिलेंगे, लेप्टॉन्स आपको न्यूक्लियस के बाहर मिलेंगे.
एक तो लेप्टॉन आपके बहुत फेवरेट है, वो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन हमारे पास पॉजिट्रॉन वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज भी एग्जिस्ट करते हैं। हेड्रॉन्स के अंदर हमारे पास दो हैवी पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसके अलावा भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस है, बट फॉर द टाइम बीइंग वी विल ओनली लिमिट अवरसेल्फ। अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई हेड्रॉन्स पर कौन सी न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है, आप करोगे स्ट्रॉन्ग, और लेप्टॉन्स पर वीक न्यूक्लियर फोर्स। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद जो है, सबसे पहले आई वुड वांट यू टू कॉपी दिस, जो मैंने यहां पे लिखा है, ये सारा मटेरियल जो है, पहले आप एक काम करो, पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में लिख दो, ये वाला लिख दो आप, ये लिख दो आप, राइट इट डाउन। लिसन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स holds the protons and the neutrons in a nucleus, that is important, and it is very short range, ठीक है, it is limited only to the nucleus itself. नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कराई थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट जो स्टेप साइज है वो हमारे पास है चार्ज का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड ऑफ क्वार्क्स की दुनिया में यहां पर थोड़ा सा वायलेशन होती है इस लॉ की। हमारे पास स्टेप साइज इससे भी छोटा हो सकता है। अब एक बात याद रखना, क्वार्क्स की दुनिया ही ऐसी है कि जहां पर थोड़े से रूल्स वहां पे वायलेट हो रहे होते हैं। इसके अलावा आप कहीं पे भी चले जाओ, हमेशा आपको इस फंडामेंटल चार्ज का होल नंबर मल्टीपल मिलेगा, लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ क्वार्क्स ऐसा नहीं है। वर्ल्ड ऑफ क्वार्क्स के अंदर इससे भी छोटा स्टेप साइज आपको मिल सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ये लिख दिया है, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक दफा लिख लो प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। हमारे पास जनरेशंस ऑफ फैमिलीज होती है क्वार्क्स की, ठीक है। पहले हमें सिर्फ 3 क्वार्क्स मिले थे, अप डाउन और मेरे ख्याल से भी क्वार्क मिला था, ठीक है। उसके बाद हमें फर्दर भी क्वार्क्स मिले थे। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट वर डूइंग सम काइंड ऑफ रिक्रिएशनल स्टफ, जिसके बाद उन्होंने नाम ऐसे बनाए। एक तो पहली बात है क्वार्क्स मिल गए उनको, सही है, साइंटिस्ट आपस में बैठे हुए थे, रिक्रिएशनल स्टफ कोई ना कोई कर रहे थे, सस्ता नशा कोई कर रहे थे नमक का। अब उसके बाद जो है, उसके बाद जरा सुनो इनके नाम, जरा सुनो। क्वार्क से हेड्रॉन्स बनते हैं, ठीक है। अब क्वार्क्स के नाम जरा सुनो, हैरान परेशान हो जाओगे। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। अब ये जो मेरे पास यहां पे जो ये टेबल बना हुआ है, दिस इज वर्थ मेमोराइजिंग। इनके एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग इनको रट्टा लगाओ, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे। अब जरा सुनो, मैं आपको बताता हूं, जैसे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क से बनता है और 1 डाउन क्वार्क से बनता है। इनको मिलाओगे तो आपके पास जो है प्रोटॉन बनता है। अब मसले की सबसे मजे की बात यह है, जो इनके नाम है, यू कैन ओनली इमेजिन, फिजिक्स वाले लोग थे तो फिजिक्स में तो एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट होती है, तो वो रिक्रिएशनल स्टफ करते हुए उन्होंने नाम बना दिया ऐसे कि आज तक हम लोग इनको पढ़ते आ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हंसी भी आती है, यार कैसे नाम है। कॉपी दिस, ये याद करना है, रट्टा लगाना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप खुद सोचो, इनके एक तो नाम अजीब से थे, और साइंस की दुनिया में इन नामों को बोला हुआ है फ्लेवर्स। मतलब एक फ्लेवर है अप, एक है डाउन फ्लेवर, एक है चार्म फ्लेवर, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। ये 6 फंडामेंटल क्वार्क्स हैं, इससे आगे हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसके एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एंटी पार्टिकल्स पे बाद में बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये मेजर चीजें हैं जिनको आपको मेमोराइज करना है, और ये आप अपनी लिंगो में भी लिखोगे। द फ्लेवर चेंज्ड, फ्लेवर चेंजेस फ्रॉम अप क्वार्क टू डाउन क्वार्क, ये लिखना जरूरी है, बिकॉज फिजिक्स की दुनिया में ये फ्लेवर का वर्ड आता है, समझ गए। So please do not be afraid of using the word flavor. आप पता नहीं बोलो कि सर को पता नहीं क्या हो गया है, बेटे ये फ्लेवर वर्ड है, इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। क्वार्क्स की दुनिया में फ्लेवर वर्ड है, समझ गए। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहली चीज है,
आपको इनके चार्जेस आपके सामने है, अग्रीड है ये सारे के सारे। अब आप एक देखो ना, वायलेशन देखो कि मैंने बोला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो फंडामेंटल चार्ज है उसके मल्टीपल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन आप इधर देखो, इधर देखो, कैन यू सी दैट? अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, सबसे पहले प्रोटॉन, आप लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। प्रोटॉन, for example, proton is made up of 2 up quarks and 1 down quark। सही है, ये लिखा आपने। अब जरा आप एक काम करो, 2 मतलब यूयूडी इस तरह बोला जाता है, यूयूडी। अब आप एक काम करो, U आपको पता है एक का चार्ज, दूसरे U का चार्ज भी पता है, और डाउन का भी पता है। जरा वेरीफाई करो कि क्या ये वाकई में +1 के बराबर बनता है या नहीं बनता है, प्लस E के बराबर बनता है या नहीं बनता है। वेरीफाई इट योरसेल्फ। हो रहा है? इसका मतलब है कि ये क्वार्क मॉडल सही है, ठीक है। UUD से आपके पास ये बना है। एक और एग्जांपल दूं, अ न्यूट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मेमोराइज ही कर लो, लिखो। अ न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ क्वार्क कॉम्पोजिशन UDD, सही है, UDD। जरा चेक करो इफ दिस इज करेक्ट। अगर ये मैंने बोला कि करेक्ट है, तो क्या मेरे पास इसका चार्ज 0 बन रहा है? UDD अगर आप करके देखो, ऐड करके देखो, तो क्या बनता है? समझ आ गया? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास। अब आप एक काम करो, जरा जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी लिख लो। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव इमिशंस। अभी हमने जिंदगी में ओ लेवल्स में जब हम करके आए थे, हमने बीटा नेगेटिव पढ़ा था, बीटा पॉजिटिव नहीं पढ़ा था। लेकिन आज की तारीख में हम ये भी कर लेंगे। और इसकी जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसकी जो रेंज है वो बहुत लॉन्ग है। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जामिनेशन पेपर में सुन लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स की जगह पर इंटरैक्शन लिखा होता है। वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शन, बात एक ही है, समझ गए? कभी कभार इंटरैक्शन वर्ड यूज किया होता है रादर देन द वर्ड फोर्स। सो प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज्ड इफ यू कम अक्रॉस द वर्ड इंटरैक्शन। किताबों में भी इंटरैक्शन लिखा होता है, लेकिन मैं इसको फोर्स ही बोलता हूं बिकॉज इट इज अ फोर्स। सही है? इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? यहां तक हो गया? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? अच्छा जी, अब हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी मेरे पास क्वार्क्स हैं, इन सब के एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक मिनट, एक सुनो, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैटर जो कि बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट है, और एक हमारे पास होता है एंटी मैटर, जिनको हम लोग कहते हैं एंटी पार्टिकल्स इटसेल्फ। जैसे क्वार्क्स है, इनके एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। उनमें सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जो इनका चार्ज है वो ऑपोजिट होगा। और एक और चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एंटी अप चार्ज चाहिए, अब एंटी अप क्वार्क चाहिए, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, U लगाया, इसके ऊपर एक डैश लगाया, और इसका जो चार्ज आएगा -2/3e आएगा। इज दैट क्लियर? यानी कैप लगाने का मतलब यह है कि यू आर रेफरिंग टू एन एंटी पार्टिकल। इज दैट क्लियर? यह बात समझ में आ गई? एक होता है मैटर, मैटर अबंडेंटली है, लेकिन एंटी मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है। सही है? काउंट करूं तो टोटल 12 हो गए, लेकिन 6 से हमारे पास एंटी पार्टिकल्स होते हैं। अब जरा सुनो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। व्हाट इफ अ पार्टिकल कम्स इनटू कांटेक्ट विद इट्स एंटी पार्टिकल?
इस इवेंट को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में एनहाइलेशन इवेंट कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल जो है, लोग बोलते हैं हमजा बड़ा स्पेशल है, तो चलो हमजा पे ही लगाते हैं, ठीक है। हमजा सपोज करो पार्टिकल है, सही है, मैटर है। अब हमजा का इस क्लास का जो दरवाजा है इधर से तोड़कर एंटी हमजा इधर एंटर हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि इन दोनों को डिस्टेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते, एक ही शेर होता है। तो हमजा और एक होगा एंटी हमजा। अब ये दोनों एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये याद रखना कि अगर एक दूसरे पे अटैक किया इन्होंने तो ये दोनों ही मरेंगे। अब सपोज करो कि भाई एंटी हमजा इधर आया, उसने आके हमजा पे अटैक किया, सही है। हमजा और एंटी हमजा दे विल अनहाइलेट ईच अदर। दोनों की थिंकिंग तकरीबन सेम होगी। उसने भी छुरा निकाला, उसने भी छुरा निकाला, एक ने घोंपा, उसने भी घोंप दिया, दोनों करके मर गए, सही है। अब जरा सुनो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इस तरीके से नहीं होगा, चीखों की आवाजें नहीं आएंगी, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स थे। एनहाइलेशन इवेंट में चीखों की आवाजें नहीं आती हैं। उसमें होता क्या है कि भाई आपके पास एक फंडामेंटल इक्वेशन थी, शायद आपने कभी आइंस्टाइन की इक्वेशन सुनी हो, E इज इक्वल टू mc²। ये दोनों जो मासेस होंगे, ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे गैमा फोटॉन्स के अंदर, गैमा रेडिएशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फोटोन वर्ड अभी मैं यूज नहीं कर रहा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब इसमें होगा क्या, इसका कहने का मतलब ये है, एक मिनट मुझे सामने आके बताना पड़ेगा। ये था हमजा, ये था एंटी हमजा, ये दोनों गए टकराए, इनका मास पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एक हमारे पास गैमा बर्स्ट इस साइड पे निकलेगा और एक गैमा बर्स्ट इस साइड पे निकलेगा, खत्म, दैट्स इट, दैट इज इट, गेम ओवर। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज लिख लो जो मैं कह रहा हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन न्यूक्लियर फिजिक्स, देखो एक चीज लिखो, मैं लिखवाता हूं अपने स्टाइल में लिखवाता हूं। लिखो, मास इज नॉट कंजर्व्ड। लिखो, इन न्यूक्लियर फिजिक्स मास इज नॉट कंजर्व्ड। सेकंड लिखो, एनर्जी इज नॉट कंजर्व। आप बोलोगे सर क्या हो गया? आप लिखो मास इज नॉट कंजर्व। सेकंड पॉइंट लिखो, एनर्जी इज नॉट कंजर्व। इधर आप तो छुरी काटा उठा लोगे कि सर आप तो वायलेशन ऑफ द लॉ वो कर रहे हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। न्यूक्लियर इन, अब आप थर्ड पॉइंट लिखना, इन न्यूक्लियर फिजिक्स बोथ mass and energy are conserved together। यानी इसका कहने का मतलब है, you never know energy can convert to mass, you never know mass can convert to energy। is that clear? ये चीजें होती हैं, समझ गए? जब आप A2 फिजिक्स में पहुंचोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि हमारे पास एक वर्ड आता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब है कि आप मेजर कर रहे हो, मास कम आ रहा है। अब वो जो मास कम आ रहा है वो किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, हमजा और एंटी हमजा आपस में मिले, एनाइलेशन इवेंट हुआ, इन दोनों का मास गायब। आप बोलोगे सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो फेल हो गया। कहां गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, सही है। तो आप बोलोगे सर एनर्जी तो क्रिएट हो गई। आप बोलोगे सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया। नहीं, आइंस्टाइन ने कहा था बोथ मास एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड। ये बात याद रखना है कि मास कैन कन्वर्ट टू एनर्जी एंड एनर्जी कैन कन्वर्ट टू मास यूजिंग द इक्वेशन भी लिख दो, E इज इक्वल टू mc², वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट। थ्री क्वार्क्स मेक अप बैरियॉन्स, ठीक है। आप लिख लो, थ्री क्वार्क्स मेक अप बैरियॉन्स। बैरियॉन्स भी एक क्लास ऑफ हेड्रॉन्स है हमारे पास, लेकिन उस पर हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आप लिख लो, थ्री क्वार्क्स की कॉम्बिनेशन जो होती है, जैसे हम आप बैरियॉन्स, एक मिनट सुनो 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 सुनो, बैरियॉन्स के अंदर मेरी से गलती हो गई, बैरियॉन्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी आते हैं, तीन क्वार्क्स से ही बने हुए होते हैं।
सही है, मतलब अगर आप इन क्वार्क्स इनको कंबाइन करो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तो आपके पास बैरियॉन्स बनते हैं. बैरियॉन्स आर एक्चुअली हेड्रॉन्स. इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अ क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क मेक अप मीसॉन्स. जैसे हमारे पास यहां पे पाई पॉजिटिव मीसॉन इज मेड अप ऑफ अप क्वार्क एंड अ डाउन एंटी क्वार्क. इज दैट क्लियर? ठीक है, अप क्वार्क एंड अ डाउन एंटी क्वार्क. सही है, बी केयरफुल. अप क्वार्क और डाउन एंटी क्वार्क मिलाया है, अप क्वार्क और एंटी अप नहीं मिलाया है. अगर वो मिलाते तो हमारे पास एनाइलेशन इवेंट होता. ठीक है, कॉपी दिस. अच्छा, फिर उसके बाद है क्वार्क कैन चेंज फ्लेवर्स. They can change flavors. Let me tell you how. सबसे पहले एग्जाम्पल ओ लेवल्स का देते हैं. हमारे पास एक डीके था, याद करो, बीटा नेगेटिव डीके. अगर कोई जो मेरा स्टूडेंट होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि बीटा नेगेटिव डीके के अंदर ऊपर वाला नंबर सेम रहता है, नीचे वाला नंबर एक ज़्यादा होता है. अग्रीड? आप देख सकते हो कि ऊपर वाला नंबर जो है इधर ये मेरे पास सेम है, लेकिन जो नीचे वाला नंबर है ये एक ज़्यादा हुआ है. अग्रीड? इसमें हमारे पास बीटा पार्टिकल निकला है. अब ये ज़रा सुनो, ये जो बीटा पार्टिकल निकला है ये बेसिकली इट्स अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. सो फार ओ लेवल्स में वी वर ओनली लिमिटेड टू दिस पार्ट. यहां तक हम लोग करते थे. सही है, लेकिन इधर हमारे पास एक नई चीज़ भी साथ निकलती है. ये जो है मासलेस पार्टिकल है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो भी बोलते हैं. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो. इसकी प्रेजेंस कैसे मिली थी पहले मैं उस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ है, याद करो ओ लेवल्स में से हमें याद होगा कि बीटा नेगेटिव डीके के अंदर होता क्या था. मैं आपको जो है इसको जब पहले पूरा नीचे जाकर मैं आपको समझाऊंगा अलग से पेज पर. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो एक मैंने यहाँ पे कर दिया. इसका पेज का कलर हम लोग 1 मिनट चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे. और मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था. देखो, होता क्या था, बीटा नेगेटिव डीके के अंदर मेरे पास एक, सपोज करो, एक न्यूक्लियस है. न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन. सपोज करो मैंने ऐसी हाइपोथेटिकल एक एलिमेंट बना दिया. सही है, इसकी जो न्यूक्लियाइड नोटेशन है मैं इसको एक्स मार्क कर देता हूं. नीचे वाला नंबर क्या होगा इसका? नीचे वाला नंबर क्या होगा? 3. ऊपर वाला नंबर क्या होगा? 6. ठीक है, यहां तक पहुंच गए. अब जरा सुनो, अब होता क्या था बीटा नेगेटिव डीके के अंदर, अगर ओ लेवल से याद करो, बेसिकली ओ लेवल्स में हमने कहा था कि एक न्यूट्रॉन होता था जो कि प्रोटॉन में कन्वर्ट होता था. यानी मेरा कहने का मतलब है कि एक न्यूट्रॉन होता था, इट कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता था न्यूक्लियस के अंदर से. ये आप ओ लेवल्स में करके आए हो. सही है, ये होता था. अब मैं एक चीज़ और कर लेता हूं, इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूं. मैं इसमें लिखता हूं इन बीटा, ये आप कॉपी कर लो. 1 मिनट, इसको थोड़ा सा पेन को सही कर लेते हैं. इन बीटा नेगेटिव डीके, a neutron converts to a proton and ejects out an electron. Proton gets retained inside the nucleus. Retained inside the nucleus. यहां तक भी पहुंच गए. ये चीज आप पढ़कर आए थे बेसिकली. अब जरा सुनो, लिसन, इट्स नॉट दैट सिंपल. जो मैंने अभी कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन, हाँ होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, लेकिन होता क्या है मैं अभी आपको बताता हूं. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूट्रॉन की क्वार्क कॉम्पोजिशन क्या होती है? न्यूट्रॉन की होती है UDD. सही है, और प्रोटॉन की क्वार्क कॉम्पोजिशन थी UUD.
सही है। बेसिकली अगर आप इस पे गौर करो तो हमारे पास एक डाउन क्वार्क अप क्वार्क में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये हमारे पास इसमें कन्वर्जन हुई है। मैं इसमें लिख सकता हूं ए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन conversion, one d quark changes flavor u quark. Is that clear? यानी हमारे पास आप देख सकते हो एक डाउन क्वार्क u क्वार्क में कन्वर्ट हुआ और साथ ही साथ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। सही है। इलेक्ट्रॉन का ऊपर वाला नंबर 0 है और नीचे वाला -1 है। नेग्लिजिबल मास हमने इसको कंसिडर किया है। यहां तक पहुंच गए? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? ये कॉपी करना चाहो तो कर लो ताकि आपको याद आ जाए ओ लेवल्स का। बेटे कॉपी दिस। और मैंने गलती से इधर कन्वर्सेशन लिख दिया है। ओ भाई, कन्वर्जन। सही है, माय मिस्टेक। हो गया। चले आगे। सही है, यहां तो समझ में आ गया। अच्छा, अब मेरी बात जरा सुनो। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वापस से लेट्स जस्ट गो बैक ऑल द वे ओवर हियर। अब जरा सुनो, आप एक काम कर सकते हो, यहां से लेकर यहां तक ये कॉपी कर लो, फिर मैं इस पर बताता हूं, एंटी न्यूट्रिनो के बारे में भी बताता हूं कि ये क्या बकवास है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमारे पास ओ लेवल्स में हम यहां तक तो करके आए थे, कोई मसला ही नहीं था। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बोली कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लिया हैं सेम टाइप के, सही है, एंड दे आर ऑल बीटा एमिटर्स, सही है, अब उनमें से ये बीटा एक निकला, दूसरे न्यूक्लियाई में से दूसरा निकला, तीसरे में से तीसरा निकला। मसला ये है कि तीनों की स्पीड डिफरेंट है। अब तीनों की स्पीड डिफरेंट है, अल्फा एमिटर्स होते हैं तो सबकी स्पीड सेम थी, इस बार इसकी सबकी डिफरेंट है। अब ये जो चीज थी, दिस वाज ग्रॉस वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें से लीनियर मोमेंटम तो कहता था कि भाई जो मोमेंटम अगर मेरे पास बीटा पार्टिकल गेन करेगा वही मोमेंटम मेरा जो ये वाला न्यूक्लियस बचा है ये गेन करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये मैच नहीं कर पा रहा था। देयर वाज समथिंग मिसिंग। दैट मिसिंग पार्ट इज द इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। ये ऐसे जाके हमें मिला था। अब मसला ये, इसका मास बहुत ही निग्लेजिबल है सही, ऐसा नहीं है कि नहीं है मास इसका, पर है सही। और दूसरी बात है, इसका चार्ज 0 है तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल था। Do you understand this thing? So remember this thing, this is the idea behind this, कि हमारे पास जो इसमें रेंज ऑफ स्पीड्स आ रही होती है बीटा नेगेटिव डीके के अंदर, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो ऑल्सो गेन सम मोमेंटम। सही है, जाहिर सी बात है, अगर कंजर्वेशन करना है तो सारी बॉडीज गेन करेंगी कुछ ना कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वजह से हमारे पास रेंज ऑफ स्पीड्स होंगी। तो कहने का मतलब ये, बीटा पार्टिकल विल बी एमिटेड आउट विथ वेरी फास्ट स्पीड, विथ वेरी स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गया? अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज रिजेक्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। मैंने पूरा डिटेल में आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इन रियलिटी हमारे पास एक डाउन क्वार्क अप क्वार्क में कन्वर्ट होता है, जो कि मैंने बताया था। इसकी जनरल इक्वेशन ये, डाउन क्वार्क अप क्वार्क में बना, and this leads to an ejection of an electron, और प्लस हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो हमारे पास निकलता है। सही है, यहां तक पहुंच गए? ये तो हो गया हमारे पास। अच्छा, ये वाला मैंने इधर भी कर दिया था, खैर कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास आता है डीके इक्वेशन में अल्फा डीके। अब अल्फा डीके के अंदर कोई एडिशनल चीज नहीं है, जो ओ लेवल्स में पढ़ के आए हो वो ही है। उसमें होता ये था कि ऊपर वाला, अगर ये मेरे पास यहां पे ये Rn लिखा हुआ है और ये पोलोनियम लिखा हुआ है, बेसिकली आइडिया ये है कि ऊपर वाला नंबर 4 कम होता है,
एक अल्फा डीके में और नीचे वाला 2 कम होता है, तो मैंने यहां पे लिख भी दिया है, ऊपर 4 कम नीचे 2 कम, ऊपर 4 कम नीचे 2 कम, याद करने के लिए। इज दैट क्लियर? यहां तक तो कोई किसी को मसला नहीं होगा। ये डीके इक्वेशन थी अल्फा डीके की, सही है। अब इसमें कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास आर एन के बहुत सारे हैं, सब अल्फा पार्टिकल्स की सेम स्पीड ही निकलेगी, सही है, क्योंकि इसके अंदर कोई हिडन पार्टिकल इमिट नहीं हो रहा। क्लियर है? कॉपी दिस। बीटा नेगेटिव में, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसमें क्या होता है, ऊपर वाला नंबर सेम रहता है, नीचे वाला नंबर एक ज्यादा हो जाता है। समझ गए? इसको हम लोग कहते हैं बीटा नेगेटिव डीके। यहां तक पहुंच गए? कॉपी कर लो, ये अभी अभी कराया था, फिर दोबारा कर लो, कोई मसला नहीं है, जल्दी जल्दी करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा पक्का करो इस चैप्टर को कि बेटे ये वाला बस सवाल 100% सही हो जाए, बाकी उसके बाद खैर है। हमारे पास फिर आता है एक और काइंड ऑफ डीके जिसके बारे में आपके फरिश्तों को भी नहीं पता होगा। वो था बीटा डीके पॉजिटिव, यानी बीटा पॉजिटिव डीके। अब इसके अंदर पहले रूल सीख लो कि हमारे पास ऊपर सेम रहेगा, नीचे एक कम हो जाएगा। बीटा नेगेटिव में क्या था, ऊपर सेम नीचे एक ज्यादा था, सही है। इधर ऊपर सेम नीचे एक कम हो जाएगा, याद रहेगा ये, सही है। अब इसमें जो बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में इन दोनों के मास एग्जैक्टली सेम है, चार्जेस एग्जैक्टली सेम है, लेकिन चार्जेस की पोलैरिटी डिफरेंट है। यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है। आप बोलोगे सर प्रोटॉन है, ओ भाई प्रोटॉन, खुदा का खौफ करो, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है, सही है। पॉजिट्रॉन का मास एग्जैक्टली दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ही एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं, यानी जानी दुश्मन हो गए। यानी ये हमजा वाली एग्जांपल आ गई। अगर पॉजिट्रॉन और मेरे पास इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाए या इनको जबरदस्ती मिलाया जाए, बेटे ये एक दूसरे की जान ले लेंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैमा रेडिएशन के अंदर। इज दैट क्लियर? इन फैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, जब आप A2 में पहुंचोगे तो उधर आप करोगे एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक होती है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। उसके अंदर हम लोग फ्लोरीन 18 बनाते हैं, ट्रेसर होता है, उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। उसमें से जो है ये बीटा पॉजिटिव निकल रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो बॉडी में तो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उनके साथ इसका एनाहिलेशन प्रोसेस होता है, उसमें से पूरी बॉडी में से गैमा रेडिएशन निकलती है आपकी बॉडी में से, और फिर एक रिंग ऑफ डिटेक्टर्स में डिटेक्ट हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि कहां पर खुदा ना खास्ता कैंसर है, ट्यूमर है, क्या है, ये सारी चीजें हैं। ये यार साइंस है, दिस सेव्स योर लाइफ, सही है। अच्छा आप जरा सुनो, इन शॉर्ट मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूं, भले थोड़ा थोड़ा स्लो लगे, लेकिन आप फास्ट फॉरवर्ड में भी इसको बाद में घर पे सुन सकते हो। अल्फा डीके में क्या होता है, ऊपर 4 कम नीचे। बीटा नेगेटिव में क्या होता है, ऊपर से नीचे एक ज्यादा। और बीटा नेगेटिव में क्या, बीटा पॉजिटिव में क्या होता है, सही है, हो गया। अच्छा इसमें एक और चीज है, इसमें जो निकलता है हमारे पास जो एडिशनल पार्टिकल निकलता है, इसके ऊपर टोपी नहीं है। कैन यू सी दैट? इसका मतलब है कि ये हमारे पास न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो नहीं है। अब मजे की बात सुनो, ये न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। इनको भी मिलाओगे बेटे खून खराबा हो जाएगा, इन दोनों को भी मिलाओगे तो 100% खून खराबा हो जाएगा। समझ गए बेटे? फिजिक्स है ही वायलेंस, फिजिक्स इज द नेम ऑफ द गेम, और दिस इज वायलेंस, प्योर वायलेंस, सही है, ठीक है। अब उसके बाद बोथ विल, ये मैंने लिख दिया है कि पार्टिकल, मैंने इसमें लिखा हुआ है, इतनी बड़ी वार्निंग लिखी हुई है, डू नॉट अटेम्प्ट टू मिक्स। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन को मिला दिया, अगर आपने इनको मिक्स करने की कोशिश की,
तो बोथ विल एनहाइलेट ईच अदर, गैमा एमिशन हो जाएगी, और गैमा एमिशन होती है तो फिर बेटे गैमा रेज आपको पता है कि दे आर हाईली रेडियो एक्टिव। सही है, मतलब रेडियो एक्टिव इन अ सेंस के आयनाइजिंग पावर होता है, वीकली तो है बट होता जरूर है। लिसन, ये हो गया, सही है। फिर उसके बाद कुछ डेटा है, एक टेबल है, जरा इसको छाप लो। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक चीज नोटिस करो कि हमारे पास अल्फा का एक ऑल्टरनेट सिंबल भी होता है, हीलियम न्यूक्लियाई, क्योंकि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो अल्फा का जो कोड होता है वो होता है 4 और नीचे 2 लिखा हुआ होता है। सॉरी, इस तरीके से नजर नहीं आ रहा, तो ये लिख देते हैं 4 और ये 2, ऐसे ही लिखा होता है। तो बेसिकली अगर 4-2 अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में ढूंढोगे तो हीलियम मिलेगा, लेकिन माइंड यू अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ इज जस्ट अ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम एटम नहीं है, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये निकलने के साथ इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स हर हाल में चाहिए होते हैं। खैर, यहां तक हमने कर लिया, इसका +2 चार्ज है, सब कुछ है, स्पीड भी मैंने देख लिया है। स्पीड आप देख सकते हो कि दिस इज डेंजरसली क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी स्पीड हमारे पास कम है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है पेनिट्रेशन पावर इन सबका, ये वाला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में वापस से डाला गया है, इस चीज को मैं डिस्कस करना चाह रहा था। देखो अल्फा, सुन लो, अल्फा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर अगर 1 मिलीमीटर थिक है, कार्ड है, उसको पेनेट्रेट नहीं कर सकता। बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव है, वो पेपर की धज्जियां उड़ाकर भी चली जाएगी आगे, और एल्यूमिनियम को वो पेनेट्रेट नहीं कर सकता है। एल्यूमिनियम आपके पास शीट कम से कम 2 मिलीमीटर होनी चाहिए, सही है। उसके बाद जो गैमा रेडिएशन है, गैमा रेडिएशन पेपर में से तो आराम से छुरी की तरह पास हो जाएगी, एल्यूमिनियम से भी पास हो जाएगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लेड, लेड से मतलब इसका कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास गैमा रेडिएशन है, ये जा रही है। बेटे क्या हो गया, इधर देखो, ये गैमा रेडिएशन जा रही है, ये गैमा रेडिएशन जा रही है। जब इस लेड में से पास होगी तो इसकी इंटेंसिटी में कमी जरूर होगी, थोड़ी सी फिर भी पास हो जाएगी, यानी गैमा इज लिटरली अनस्टॉपेबल। हाँ, lead is your only defense against gamma radiation, but mind you gamma को 100% आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। it cannot be stopped 100%, it will definitely pass through everything, समझ गए? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, what happens during a nuclear explosion। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब फटा, एक तो सबसे पहले एक होगा ब्लास्ट रेडियस। उस ब्लास्ट रेडियस में इतनी ज्यादा फोर्स होगी, इतनी सारी सोनिक वेव्स होगी, सही है, इनफैक्ट आपके ईयर ड्रम्स ही फट चुके होंगे बिकॉज ऑफ दी सोनिक बूम्स ओवर देयर। इज दैट क्लियर? और सेकेंडली उसके बाद जो प्रेशर उसमें से निकलेगा, that pressure will literally rip out your flesh from your bone। ये 2 चीजें हुई। थर्ड, इतना इंटेंस टेम्परेचर होगा कि आपका स्केलेटन तक शायद मेल्ट कर जाए, सही है, वेपराइज हो जाएगा आपका फ्लैश। ये तो ब्लास्ट रेडियस था। इस ब्लास्ट रेडियस के अंदर अगर आपको लगता है कि मैं किसी लेडेड कंटेनर में बैठ जाऊंगा तो बच जाऊंगा, तो बेटे लेड भी मेल्ट हो जाएगा, वो मेल्टेड लेड आपके ऊपर गिरेगा, आप भी मेल्ट हो जाओगे, समझ गए? उसके बाद फिर क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद, एक्सप्लोजन के बाद आपके पास जो इसके रेमनेंट्स बचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर U-235 यूज किया गया था बॉम्ब के अंदर, तो उसके रेमनेंट्स होंगे आपके पास बेरियम एंड क्रिप्टॉन, ये भी रेडियो एक्टिव होंगे। अब इसकी वजह से आपके पास उस एरिया में न्यूक्लियर फॉलआउट होगा, यानी कम से कम 100 साल तक आप ना उधर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। उधर वही वाली कहानी होगी कि आप उसमें से वॉक करके जाओगे, आप बोलोगे सब कुछ सही है,
थोड़ी देर आपने बोला यार मैं इधर सो जाता हूं, बड़ा सुकून की जगह है, कुछ भी नहीं होगा, आप उधर लेट गए। जब आप लेट कर उठोगे, योर एंटायर बॉडी विल हैव दिस टिंगलिंग सेंसेशन, द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। उसमें फिर सीव्यू पे भी जाके बैठ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन, देयर इज नो टर्निंग बैक, यू विल डाई। गॉट इट? अच्छा खैर, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला जो एक सवाल का जवाब है, ये लिख लो अपने पास। Why बीटा पार्टिकल्स हैव अ रेंज ऑफ स्पीड्स? ये पास पेपर में सवाल आ चुका है, प्लीज लिख लो इसको। An additional particle is ejected that shares the kinetic energy with beta particles in beta negative decay. This particle is the electron antineutrino. और अगर ये बीटा पॉजिटिव होता तो उसमें कौन सा निकलता? न्यूट्रिनो निकलता, उसमें ये कैप नहीं होती। लिख लो अपने पास, प्लीज राइट इट डाउन। ये आ चुका है पास पेपर में, तो जवाब लिख लो इसका। मेन एक्सपेरिमेंट में द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नोन एज द, सुन लो, इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सुन लो, ये बड़ी ही दुखी दास्तान है जो कि आज मैं सुनाने वाला हूं। प्लीज आई नीड योर अटेंशन एंड आई वांट फुल 100% अटेंशन। मैं जल्दी जल्दी इसको मुख्तसर रखना चाहता हूं, लेकिन ऐसी कहानी आपने कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी, आपके आंसू निकल आएंगे इसको सुनने के बाद। जरा सुनो। अब होता यह है, लिसन लिसन, सबसे पहले हमारे पास एक मिस्टर जे थॉमसन था। क्या नाम था? जे थॉमसन। सही है। जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया था न्यूक्लियर का। उस न्यूक्लियर मॉडल की खासियत यह थी कि पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यू कैन सी दैट ओवर हियर। सही है। और मेरे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली स्कैटर्ड आउट हैं इस तरीके से, जस्ट लाइक अ प्लम्स इन अ पुडिंग। बेसिकली जो वो पुडिंग है वो पॉजिटिव है और उसके अंदर छोटे छोटे प्लम्स हैं। ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल था, काफी सालों तक, 10 साल तक चल रहा था। और जे थॉमसन जो था एक ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन चुका था। सही है। ये बहुत ही जो था इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन चुका था। इसको इस पर नोबेल प्राइज मिलने वाला था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसकी शादी भी होने वाली थी। ही वाज लव मैरिज थी, शादी भी होने वाली थी। सुन लो, पूरी कहानी में बहुत बड़ा, बहुत ही वो है। अब जरा सुनो। अब इसमें होता क्या है कि ये जो मिस्टर जे थॉमसन होता है, ये क्या करता है कि एक दिन इसको बुलाया जाता है साइंस कन्वेंशन में इसको नोबेल प्राइज देने के लिए। सारे चैनल्स पे लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है, यूट्यूब सब जगह पे चल रहा होता है, और ये पहुंचता है उधर लाइव स्ट्रीम पर, और उसको अभी नोबेल प्राइज देने ही वाले होते हैं। बेटे, हर कहानी के अंदर, एक मिनट बात सुनो। अब ये जो बंदा था, जो विलन था, उसका नाम था रुदरफोर्ड। क्या नाम था? रुदरफोर्ड। अब जरा सुनो, होता क्या है, जब इस बंदे को नोबेल प्राइज मिलने वाला होता है, क्राउड के बीच में से ये चीखता है, रुदरफोर्ड रुक जाओ। सही है, रुक जाओ। अब जरा सुनो, ये जब बोलता है तो सारे के सारे लोग तो जे थॉमसन के फैन होते हैं। वो छुरी कांटा उठाते, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इमरान खान के खिलाफ कुछ बोल दिया है। सही है, छुरी कांटे उठाते, मारेंगे अभी अभी इसको। सही है। लेकिन जे थॉमसन बोलता है, थोड़ा सा स्टाइल से इधर उधर देखता है, What seems to be your problem? Come on the stage and explain it. इंग्लिश में, इंग्लिश छाड़ता टेढ़ी ज़बान करके। फिर सुनो, वो आता है उधर स्टेज पर आता है। रुदरफोर्ड जो होता है उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। वो बोलता है कि ये जो भी एक्सपेरिमेंट किया, रुदरफोर्ड साहब को जो है बहुत गुस्सा आता है, और वो बोलता है कि ये जो आपका जो एक्सपेरिमेंट है, आई मीन जो आपने जो मॉडल प्रेजेंट किया है, दिस इज रॉन्ग। ये बोलता है, जे थॉमसन स्टाइल से बोलता है, पब्लिक की तरफ देखता है, पब्लिक उसके लिए पर हो रहा है, ये तालियां बजाना शुरू कर देती है। वो बोलता है, देन प्रूव इट, आई चैलेंज यू, गो अहेड एंड प्रूव दिस थिंग।
अब ये क्या करता है, रुदरफोर्ड बोलता है आई नीड 3 days टू एक्चुअली प्रूव इट कि ये मॉडल गलत है। सही है। अब उसके बाद गुस्से में उधर से जाता है, सारा क्राउड ये होता है, और उसने जे थॉमसन में इतनी कर्टेसी थी, उसने बोला था कि इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सही है। ये शेर की तरह जो है रुदरफोर्ड जाता है, करता हुआ चीखता हुआ जाता है वहां से। सही है। उसके पास 2 लोग होते हैं, उसके जो असिस्टेंट्स होते हैं, उनको चमाटे मारता हुआ लेके जाता है लैब में, उनको बोलता है चलो लैब चलो। सही है। अब क्या करता है जरा सुनो, लैब के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब लैब को लाइटें ऑफ होती हैं, सुन लो, लिसन, द मेन आइडिया ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। मैं पहले आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें है क्या। देखो, सबसे पहली बात है कि मेरे पास अगर प्लम पुडिंग मॉडल बिल्कुल सच्चा है, अगर ये वाला सच है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल होगा, तो ये जो अल्फा पार्टिकल होगा ये इसमें से स्ट्रेट पास हो जाएगा। द रीजन इज दैट कि पॉजिटिव चार्ज पूरा एक तरह से स्कैटर्ड आउट है। यानी मेरा कहने का मतलब है, जैसे सपोज करो आप लोग जो हो पूरा का पूरा वो पुडिंग हो, पॉजिटिव पुडिंग हो, पॉजिटिव चार्जेस स्कैटर्ड आउट है, और मैं अल्फा पार्टिकल हूं, ट्रक ड्राइवर। सही है। उस पर लिखा हुआ भी है देख मगर प्यार से, और मेरा नाम भी सूरज सिंह है। अब जरा सुनो सुनो, मैं ट्रक को जो है फुल स्पीड में लेके जाता हूं। अब जाहिर बात है बीच में पॉजिटिव चार्ज तो पूरा स्प्रेड आउट है, एक तरह से जेली की तरह, कोई बचेगा ही नहीं, बीच में से घुस के चला जाऊंगा मैं। यानी इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट, अगर ये प्लम पुडिंग मॉडल सच्चा है, ऑल द अल्फा पार्टिकल शुड पास स्ट्रेट थ्रू इट। ऐसा ही होना चाहिए। सही है। अब ये चीज थी। अब इसका इसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया, इधर जरा इधर देखो, लिसन। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में है क्या, सबसे पहले एक आपके पास ये जो है एवैक्यूएशन चेंबर है, इसमें से सारी गैसेस रिमूव कर दी गई हैं। बेसिकली सुन लो, इट इज कनेक्टेड विद अ वैक्यूम पंप। सही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इधर मेरे पास ये वाली एक गोल्ड की फॉइल है। अब गोल्ड में ऐसी खासियत है कि इसको बहुत बारीकी से काटा जा सकता है, और दिस इज ओनली फ्यू एटम्स थिक। ये रखा। सही है, ताकि हमारे पास ये नहीं हो। उसके बाद इसने एक काम किया कि एक लेड कंटेनर यूज किया। लेड कंटेनर में सिर्फ एक ही ओपनिंग रखी हुई थी, जिसके अंदर उसने अल्फा सोर्स डाल दी। सही है, ये भी हो गया। और इसने, जाहिर सी बात है, वो उस कमरे में अंधेरा था क्योंकि सिंटिलेशंस नजर आनी होंगी, क्योंकि ये जो हमारे पास ये जो सर्कल बना हुआ है, दिस इज बेसिकली अ स्क्रीन इटसेल्फ। ये मेरे पास क्या है, ये स्क्रीन है, सिंटिलेशन स्क्रीन, जिंक सल्फाइड कोटिंग हुई हुई है। जब भी इस पे अल्फा पार्टिकल आके टकराता है तो इसमें स्पार्किंग निकलती है, लेकिन माइंड यू द स्पार्किंग इज वेरी वेरी फेंट। In order to view this sparking, you need a microscope. ये बात समझ में आ गई? और अंधेरे कमरे में ही करना होता है। रुदरफोर्ड ने अपने दोनों जो उसके जो असिस्टेंट्स, उनको चमाट मार के उस कमरे में भेजा और बोला कि बेटे तुम लोग जो है ना बारी बारी करना। अब उसके बाद जरा सुनो, ये जरा सुनो, उसके सामने लेड रखा गया और उसके अंदर हमारे पास अल्फा सोर्स रखा गया। पहले, सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप था उसको इस पोजीशन में रखा गया। जब माइक्रोस्कोप को इस पोजीशन में रखा गया, इमीडिएटली बहुत सारी सिंटिलेशंस आना शुरू हो गई। ये लाइव स्ट्रीम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, एक्स सब पे चल रहा था ये। सही है। लोग बोलते हैं जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, जे थॉमसन, ये बोलते हैं। सही है। सुनो, यहां तक पहुंचे। सही है। उसके बाद जो होता है, उसकी शक्ल और गंदी हो जाती है रुदरफोर्ड की। उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तुम एक काम करो, थप्पड़ मार के उसको बोलता है, एक चमाट मार के बोलता है कि जो है तुम एक काम करो, माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, यूं करके रखो, इधर रखो। ये भी लाइव स्ट्रीम हो रहा था। अब इसके अंदर भी हमारे पास सिंटिलेशंस आ रही थी, लेकिन कम आ रही थी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये आनी नहीं चाहिए थी। थोड़ा सा जे थॉमसन कंफ्यूज हुआ। रुदरफोर्ड जाता है, अब बोलो, अब क्या बोलोगे तुम?
वो थोड़ा सा यूं करता है जैसे वो किसी से स्केप करने की, वो बोलता है, जे थॉमसन बोलता है जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही बोलता है। वो बोलता है यार ये असल में होगा ये कि हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, पानी का ग्लास पीते हुए करते हुए वो बोलता है कि भाई ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज तो है, सही है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस साइड पे ज्यादा हो जाए और अल्फा पार्टिकल यूं घूम जाए। लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, सही है। जे जे थॉमसन की वाह वाह हो गई कि भाई उसने पता नहीं क्या बोल दिया, उसने पूरा शुक्र की सांस ली, उसने जान छुटी। वो ये बोलता है, दिल में भी बोलता है, और वो बोलता है नाउ जस्ट हैंड ओवर दी नोबेल प्राइज। इस पे जो आपका रुदरफोर्ड होता है वो बोलता है ये आज आर या पार, मैं आज इसको डिबंक करके देखूंगा। वो क्या करता है, जाता है अपने दोनों असिस्टेंट को रखकर चमाटे मार के ऑफिस से बाहर फेंकता है, सारे कैमरास को इनके सामने करता है। अब वो इतना हाइपर हुआ होता है, इतना उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है कि वो गुस्से में सबसे पहले अपना एक माइक्रोस्कोप तोड़ देता है, सही है, जमीन पे मार के तोड़ देता है कि मैं हार नहीं सकता। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था रुदरफोर्ड। उसने क्या किया, उसने उठाया माइक्रोस्कोप को, घुमाकर पूरा इस एंड पे ले आया। अब इधर सब जगह लाइव स्ट्रीम चल रही थी, कोई सिंटिलेशन नहीं आ रही थी। पूरे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में खामोशी छाई हुई थी, सही है। हर कोई स्क्रीन पे देख रहा था, यूट्यूब लाइव चैनल स्ट्रीमिंग हो रही है, सब देखे जा रहे। अचानक से देखो, कहावत है ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छे वक्त में ये आपको गम देगा ये कहावत, और बुरे वक्त में ये आपको उम्मीद देगी। उस टाइम पे जे जे थॉमसन का अच्छा वक्त चल रहा था, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। और हुआ यही कि यहां पर एक सिंटिलेशन आ गई, फिर काफी देर के बाद एक और सिंटिलेशन इधर आई, एक और सिंटिलेशन इधर आई। पूरा मुल्क खामोश हो गया इस पर, सही है। और उसके बाद जो है, दिस वॉज द एंड ऑफ मिस्टर जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन की शादी तय थी। उसके बाप ने उसको बोला भी था कि बेटा अगर आपने ये नोबेल प्राइज़ जीत लिया, बेटी आपकी हुई, सही है। तो उसके बाद जो है, जे जे थॉमसन वॉज नॉट एबल टू आंसर दिस। जे जे थॉमसन लॉस्ट, नोबेल प्राइज भी गया, गाड़ी बंगला सब गया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने बोला कि मोहब्बत तो जिंदा होगी। उसने व्हाट्सएप किया, सुनो, व्हाट्सएप किया, आई लव यू का मैसेज किया। अब आई लव यू पे एक सिंगल टिक आया, सही है, डबल टिक भी नहीं आया। थोड़ी देर के बाद डिस्प्ले पिक्चर भी गायब। और फिर उस रात को वो जो है इंटॉक्सिकेटेड होके उसने गाड़ी चलाना शुरू करी, तेज चलाता गया, एक दरख्त आया, उसमें घुस गया, ही डाइड। और उसके अगले दिन रुदरफोर्ड मैरिड द सेम गर्ल। अच्छा, अब जरा सुनो, लिसन। उसके बाद आफ्टर हिज डेथ जरा सुनो, हमारे पास सबसे बड़ी चीज थी, ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, ठीक है। सुप्रीम पहले लाहौर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाता है ये केस। उधर सबसे पहले एक चीज तो थी एक्सपेरिमेंट के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिड पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ये थी, some alpha particles did deflect by angles almost approaching 180 degrees। ये दो ऑब्जर्वेशंस थी, इसके बाद इसमें से इन्फ्रेंसेस और लॉन्ग टर्म कंक्लूजन्स क्या थी। सुप्रीम कोर्ट में चला 10 साल केस है, केस पे केस, तारीख पे तारीख। उसके बाद जरा सुनो, सबसे पहली चीज है, एक सबसे क्रिटिकल इन्फ्रेंसेस ये थी कि majority of the alpha particles did pass straight through the gold foil
which concluded that atoms are mostly empty spaces. एक तो ये चीज थी, भाई empty space है तो सारे के सारे straight गए होंगे. उसके बाद second ये थी, some of the particles deflected through angles approaching 180, जो कि सबसे difficult case था. उसने मुझे बोला कि भाई presence of the nucleus confirmed, लेकिन जरा सुनो, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लो पहले. प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस कंफर्म्ड, वेरी डेंस, वेरी हेवीली चार्ज. अब बात यह थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह थी कि चार्ज तो था, बट यह नहीं पता था कि न्यूक्लियस का चार्ज क्या है. दो पॉसिबिलिटीज थी, जरा इधर देखना. एक ये पॉसिबिलिटी थी कि अगर न्यूक्लियस मेरा पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज है तो हो सकता है कि हमारे पास जो अल्फा होगा, लेट दिस बी एन अल्फा पार्टिकल 4 2, ये अल्फा पार्टिकल यूं आएगा और इससे इधर इसके अंदर जो होगी वो आएगी, क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्सेस आएंगी और ये घूमकर वैसे चला जाएगा. ये एक पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, अगर हेविली नेगेटिवली चार्ज है. एक ये पॉसिबिलिटी थी जिस पे बहस चल रही थी, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि भाई आपके पास न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और आपका अल्फा पार्टिकल इसको जाकर टकराया और यूं चला गया. बाद में ये पता चला कि ये वाला गलत था, ये वाला सही था. इज दैट क्लियर? एक्चुअली जो हमारे पास यहां तक आया था, जो सिर्फ आपके पास जो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसमें न्यूक्लियस का चार्ज वेरीफाई नहीं हुआ था, ये काफी सालों बाद वेरीफाई हुआ था. इज दैट क्लियर? आई वॉन्ट यू टू कॉपी दिस. ये कॉपी करो, आपका सिलेबस खत्म.